हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 9, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म माने राष्ट्रवाद। नेशन मतलब होता है राष्ट्र, और लिज्म का मतलब होता है वास्ट। तो राष्ट्रवाद का होता है देशभक्ति का उदय कैसे होता है। तो देखिए, इसको हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि देखिए, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कैसे पूरी कंट्री में इतने सारे बदलाव हुए, हमारे नए नए कानून बने, है ना। हमने बहुत सारे लॉज बनाए, हमने एजुकेशन में परिवर्तन कर दिया, है ना। और अंग्रेज़ों ने हमारी बहुत सारे जो टेरिटरीज थी उन पर कब्ज़ा कर लिया, है ना। और ये जो किसानों वगैरह पर इतने अत्याचार हो रहे थे, उन पर टैक्स लगे जा रहे थे। तो ये सब जो हो रहे थे, हमारी कंट्री में बदलाव हो रहे थे। तो इसने क्या किया, जो हमारे इंडिया के लोग थे उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये देश किसका है भाई, ये कौन है हम पर राज कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर था वो ये मिला कि जो देश है वो इंडिया के लोगों का है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से कि इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ये इंडिया वॉज द पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, लैंग्वेज, है ना। इसको मैं ज़रा रफ करता हूँ। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इंडिया के लोगों का है। ऑल द पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। अब चाहे वो किसी भी क्लास के हों, कुछ भी उनका जेंडर हो, कोई भी उनकी लैंग्वेज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंडिया है वो इंडिया के लोगों का है। फिर जब उनको ये आंसर मिला तो उनको दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि भैया, जब ये सब चीज़ें हमारी हैं तो ब्रिटिश इन पर कंट्रोल क्यों कर रहा है। ब्रिटिश हमारे रिसोर्सेज जो हैं तो वो उन पर कंट्रोल क्यों कर रहा है। भाई, हमारे रिसोर्सेज हैं, उन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ये ब्रिटिश इस पर कंट्रोल क्यों कर रहा है। तो ये सवाल भी उन लोगों के अंदर आया, है ना। तो ये अवेयरनेस भी आई, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द अवेयरनेस दैट द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द लीव्स टू इट्स people, and until this control was ended, India could not be for Indians। अब इससे ये हमको निष्कर्ष मिला, इससे हमको ये जवाब मिला कि हम ब्रिटिश से अपने रिसोर्सेज को तब तक छुटकारा नहीं दिला सकते जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा। तब तक हमारा जो देश है वो ब्रिटिश के कंट्रोल से ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा कंक्लूज़न हुआ, ये अवेयरनेस आई हमारे अंदर कि हाँ, ये भाई रिसोर्सेज हमारे हैं, इनको हम ही यूज़ करेंगे, ब्रिटिश यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसी भावना फिर लोगों के अंदर उत्पन्न होने लगी। फिर क्या हुआ कि ये जो चेतना थी, ये जो उनके अंदर कॉन्शियसनेस थी, ये 1850 में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप इस लाइन को, कि दिस कॉन्शियसनेस began to be clearly stated by the political association formed after 1850। मतलब जो 850 के बाद 1850 के बाद ये जो राजनीतिक संगठन बने थे, इनमें साफ दिखाई देने लगी थी ये जो चेतना थी, जो कॉन्शियसनेस थी, ये 1850 के बाद लोगों में साफ दिखाई देने लगी थी। और अब आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए कि स्पेशली दोज दैट बिकम इनटू बीइंग इन द 1870 एंड 1880, है ना। और उनमें खास करके उनमें ज़्यादा दिखाई देने लगी जो 1817 से 80 के दशक में जो राजनीतिक संगठन बने थे। पॉलिटिकल एसोसिएशन का मतलब होता है राजनीतिक संगठन, जो पॉलिटिकली जो अपने जैसे सरकार वगैरह होती है ना, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ये सब राजनीतिक संगठन हैं, है ना। तो इनमें ये चेतना ज़्यादा दिखाई देने लगी थी, जिससे क्या हुआ, इनमें से ज़्यादातर संगठन जो थे वो वकीलों के पास होती थी, जो कि अंग्रेजी वकील होते थे, है ना, जो कि अंग्रेजी शिक्षित थे, जो इंग्लिश एजुकेटेड थे। उन लॉयर्स के पास जो थी
इसका कंट्रोल ज़्यादा था उनके पास, है ना। और ये हमको कुछ एसोसिएशन के नाम दे रखे हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो द मोर इम्पोर्टेंट वंस व द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पॉलिटिकल संगठन जो हैं, ये राजनीतिक संगठन जो हैं, हमें उनके नाम दिए गए हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन थे। अब हम नीचे आते हैं, नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। अब हमको ये क्या कहने को कह रहा है कि इस नाम को ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो पूना सार्वजनिक सभा है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। सार्वजनिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सभी लोगों के लिए। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है, सभी जनों के लिए। इसको हमें ब्रेक करके भी बताया गया है। सर्वा का मतलब होता है ऑल, ऑल माने सभी, और जनिक का मतलब होता है पीपल, मतलब सभी लोगों के लिए। इस पूना सार्वजनिक सभा का तो मतलब हमें समझ आ गया कि पूना सभी लोगों के लिए, मतलब सार्वजनिक जो है ये सभा है ना। ये हमको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे क्या कहता है कि इसमें जो थे, इसमें बहुत सारे संगठन जो थे देश के, वो कुछ खास हिस्सों में ही काम कर रहे थे। अब जैसे ये पूना का है, तो ये एक कंट्री का एक स्पेसिफिक पार्ट है ना, एक बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब अलग ही हिस्सा है कंट्री का। तो ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में जो थे, ऐसी सभा थी, ये एसोसिएशन थी, ये संगठन थी, ये कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही काम कर रही थी, है ना। देयर गोल्स वर टू स्टेट एज द गोल्स ऑफ ऑल पीपल। और ये अपने जो इनके लक्ष्य होते थे ना, ये उनको लोगों का लक्ष्य बताते थे, है ना। अपने लक्ष्य को, जो इनका गोल होता था कि हमें भाई देश को आज़ाद कराना है, हमें ना ये कानून को मिटाना है, तो ये ऐसा कहते थे कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये लोगों का लक्ष्य है ना। नोट दोज ऑफ एनी वन रीजन, कम्युनिटी एंड क्लास। और ये किसी एक रीजन का, किसी एक क्षेत्र का, किसी एक कम्युनिटी का, और किसी भी एक क्लास का, चाहे वो अपर क्लास लोअर क्लास, ये सबका है। ये जो हमारा गोल है, ये सभी का गोल है ना। वो ये चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने। सोवरेन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, बिना किसी बाहर वाले के इंटरफ्रेंस के हम अपना काम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकें, ये होता है सोवरेन। तो जो ये कम्युनिटीज़ थी, ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, ये चाहते थे कि लोग एक साथ काम करें, ये ना अपना काम बिना किसी बाहर वाले के इंटरफ्रेंस के साथ करें। और ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंट का ये जो विचार था, ये राष्ट्रवाद का, ये जो नेशनलिज्म था, इसका एक की फीचर था, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व था। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि ये जो संगठन थे, ये इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता जो है, उसको अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ये जो जो वर्ड ये जो बने थे ना, ये एसोसिएशन, इनका मेन मोटिव यही था कि ये जो हमारे जो ये लोग हैं, ये अपना निर्णय अपनी शक्ति के अनुसार स्वयं ले सकें, इनको आज़ादी हो अपने ज़िंदगी के निर्णय खुद लेने की। फिर हमारा अगला पैरा क्या कहता है कि ये जो 1870 से लेकर 1880 में, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि द डिससेटिस्फेक्शन विद द ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s एंड 1890s। ये जो असंतोष था, डिससेटिस्फेक्शन माने असंतोष, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ था, ये और भी भड़क गया था, है ना। ये और भी ज़्यादा गहरा हो गया था 1870 से 1870 से 1880 के बीच में। ये जो गुस्सा था, ये इंटेंसिफाइड हो गया था, ये और गहरा होता चला गया था। ये असंतोष जो था, डिससेटिस्फेक्शन जो था, ये और गहरा होता चला गया। द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो आर्म्स एक्ट था वो कब पास हुआ था। तो ये एक्ट जो पास हुआ था, ये हुआ था 1878 में। ये आर्म्स एक्ट जो था 1878 में पास हो गया था, दिस अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम प्रोसेसिंग आर्म्स। और ये जो एक्ट था, ये क्या कहता था कि भारतीय जो सोल्जर्स हैं, उनको हम हथियार नहीं रखने देंगे। वो पोजेसिंग आर्म्स से उनको मना करता था, उनको हथियार रखने से रोक लगाता था, ये जो आर्म्स एक्ट था, है ना। और तो और ये भारतीय अपने पास जो थे, ये अपने हथियार रखने का उनका अधिकार इससे छीन लिया गया था।
फिर उसी साल जो था ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ था। ये 1878 में ही वर्नेकुलर एक्ट पास हुआ था, है ना। तो ये क्या कहता था कि इस एक्ट में, ये वर्नेकुलर एक्ट में भी ये जो जिससे ना जो सरकार के कुछ खिलाफ कुछ प्रिंट करते थे, है ना, जैसे कुछ क्रांतिकारी प्रिंट, जैसे कुछ भी अखबार थे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, तो ये उसको चुप कराने का काम करती थी ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। उनकी इसमें क्या होता था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी कुछ लिख रहा है उनसे उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो छीन ली जाती थी, और है ना जो भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, जिस पर मतलब कोई भी आपत्तिजनक है, तब ये कदम उठाया जाता था कि उनसे उनका प्रिंटिंग प्रेस छीन लिया जाता था, और उनसे कुछ भी प्रिंट करने का मतलब कुछ भी छापने का, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह छापने का, उनसे अधिकार भी जो है छीन लिया जाता था, है ना। और 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। और ये जो 1883 है इसको भी आप अंडरलाइन करें कि 1883 में सरकार ने जो है वो इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। और ये क्या करता था बिल, जो इसको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, है ना। अ, इससे बहुत ही मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं हंगामा हुआ, मतलब कि हम समझ सकते हैं कि बहुत ही मतलब आक्रोश आया लोगों के अंदर, इसके खिलाफ विद्रोह करने का बहुत ही मतलब हंगामा खड़ा हो गया, है ना, ये इल्बर्ट बिल के खिलाफ। फिर क्या हुआ कि इस बिल मतलब होता है विधेयक। विधेयक, अब आप इसे कानूनी समझ सकते हैं ना, विधेयक विधेयक पे ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो ये जो ये जो बिल था, ये जो कानून था, इसके प्रावधान क्या क्या गया था कि मतलब इसमें ये था कि भारतीय जो हमारे वो होंगे ना जजेस वगैरह, तो जो भारतीय न्यायाधीश होंगे, जजेस होंगे, वो भी ब्रिटिश या यूरोप व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। और ये जो हमारे इंडियन जजेस हैं, ये क्या कर सकते हैं इल्बर्ट बिल में कि ये जो ब्रिटिश और यूरोपियन लोग हैं, ये उन पर भी केस वगैरह कर सकते हैं, इन पर भी मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाला अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। जिससे क्या हो कि जो इंडिया में काम करने वाला न्यायाधीश है और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में समानता स्थापित की जा सके। ये इल्बर्ट बिल इंडियन जजेस के लिए बनाया गया था, जिससे कि यूरोपियन में, अंग्रेज़ों में और इंडियंस के बीच में, है ना, समानता स्थापित की जा सके। लेकिन फिर क्या किया था अंग्रेज़ों के विरोध से, फिर अब इसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया कि भाई तुम इंडिया के पक्ष क्यों ले रहे हो। तो फिर जो है इस पर जो है अंग्रेज़ों ने विरोध किया, जिससे जो है इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, है ना। तो इस इल्बर्ट बिल को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1883 में ये जो इल्बर्ट बिल था ये पास किया गया था। अब क्या कहते हैं कि अगले पैरा पे आते हैं कि द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियन हैज़ बीन फेल्ट सिंस 1880। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये जो नीड थी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ऑल इंडिया माने अखिल भारतीय संगठन की, ये जो ज़रूरत थी, इसको स्थापित करने की जो ज़रूरत थी, वो कब फेल्ट हुई, कब महसूस हुई, 1880 में, है ना। लेकिन ये जो इल्बर्ट बिल था, इसने ये जो उनकी चाहत थी, इनकी ये जो डिज़ायर थी, इसको दबा दिया था, है ना। डीपंड, इसको दबा दिया था, मतलब डीपंड मतलब गहरा कर दिया था। ये जब इल्बर्ट बिल पास हुआ, है ना, ये लोगों का समर्थन, इंडियन का समर्थन कर रहा था, तो इसने इस चाह को, है ना, इसने इस चाह को और गहरा कर दिया कि हमको अखिल भारतीय संगठन की जो ज़रूरत है, इसको गहरा कर दिया था 1880 में, है ना। फिर क्या कहते हैं कि ये 1885 में देश भर के 72 जो डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उन्होंने बम्बई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। और फिर क्या हुआ था, जब ऐसा कुछ फैसला हुआ तो इन्होंने क्या किया कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कर दी इन्होंने। कैसे,
जब इन्होंने 72 प्रतिनिधियों को, डेलीगेट्स माने प्रतिनिधियों को पूरे कंट्री से देश के कोने कोने से इंडिया में बम्बई में बुलाया दिसंबर 1855 में। कब बुलाया था इनको? दिसंबर 1885 में। और जो पहले थी इनकी लीडरशिप में कौन थे जब इनको बुलाया, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वो ये हमें कुछ नाम दे रखे हैं। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्र क्या लिखा है ये, बद्रुद्दीन त्यागजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये थे, है ना। तो ये सब इनकी लीडरशिप में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अब हमको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ गई है कि वॉज लार्जली फ्रॉम मुंबई और कलकत्ता। ये जो आधे से ज़्यादा लीडर्स थे ये कहाँ से थे? ये बम्बई और कलकत्ता से था। आप नाम से ही पता लगा सकते हैं। और हमें यहाँ पे नारोजी के बारे में बताया गया है कि नारोजी एक बिजनेसमैन थे, एक पब्लिकिस्ट थे, सेटल इन लंदन। वो लंदन में सेटल हुए एक प्रचारक थे जो चीज़ों का प्रचार करते हैं, है ना। और कुछ समय के लिए ये जो थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ही थे। और गाइडेड यंगर नेशनलिस्ट, ये जो नौजवान ये जो देशभक्त होते थे, राष्ट्रवादी होते थे, उनको गाइड करते थे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, है ना। और अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, और ये एक रिटायर्ड हो चुके थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे। कौन थे? H.O. ह्यूम, एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे रिटायर्ड, H.A.O. ह्यूम, जिन्होंने ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था ये ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन टुगेदर। इन्होंने देश के अलग अलग कोने से लोगों को इकट्ठा करने का इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। किन्होंने? A.O. ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमको दादा भाई नौरोजी की एक तस्वीर भी दे रखी है। इसमें क्या कहते हैं कि नारोजीज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडियन ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश। ये कह रहा है कि जो नारोजी की ये जो पुस्तक थी ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये इनका नाम है, इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिमाणों के बहुत तीखी आलोचना करी है। मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करी है किसकी? ये जो इन्होंने इकोनॉमिक हमारे इम्पैक्ट डाला है, आर्थिक जो उन्होंने हम पे प्रभाव डाला है, इसकी इस बुक में उन्होंने बहुत आलोचना करी है ब्रिटिश की। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। उसके अगली वीडियो में मैं आपको ये जो टॉपिक है, हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल सके। हमारे चैनल पर जनरल नॉलेज की जो वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो फैक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और जो कि हर दिन हम 2 वीडियोस तो डालते ही हैं, एक शॉर्ट और एक वीडियो। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।